रोज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके चेले चांटे शपथ लेने चले जावा चंडीगढ़, आगा मनोहर लाल फिर बैठा पावा, उनका टेंशन हो रही खाम खाम। 13 मई जिस दिन हमें राजनीति करनी होगी फिर उनको बता देंगे, आ जाओ कौन सा मैदान छांटेंगे, वो भी छांटे फिर हम भी छांटेंगे। तो शैलजा जी को याद होना चाहिए जब उनकी सरकार था किस प्रकार से इमरजेंसी लगाई थी, और सबसे ज्यादा जुल्म जाति की तो पत्रकार बंधुओं पे की थी। जिसने गलत काम किया है उसको छोड़ेंगे नहीं, किया और बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और जो ठीक है उसको छेड़ेंगे नहीं। जब जनता ने पूरे देश के अंदर कांग्रेस का बंटाधार कर दिया है, कहीं सुपड़ा साफ कर दिया है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं फरीदाबाद से लेकर रायबरेली तक कोई कांग्रेस का नाम लेने वाला एमएलए एमपी नहीं है। और कांग्रेस की शैलजा जी किस मुंह से कहती हैं यदि कांग्रेस की सरकार भी बन जाए शैलजा जी तो फिर भी हरियाणा में एंट्री नहीं करने देनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। वो सारी बात मुख्यमंत्री जी ने बोल दी है, प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र भी उसके बारे में चिंतित है, हरियाणा प्रांत भी चिंतित है, कोई ऐसी प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूर्व मंत्री व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण कुमार बेदी ने कुरुक्षेत्र वाल्मीकि धर्मशाला में अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम को लेकर की प्रेस वार्ता। पूर्व मंत्री व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण कुमार बेदी ने बुधवार शाम को कुरुक्षेत्र वाल्मीकि धर्मशाला में होने जा रहे अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम को लेकर आज एक प्रेस वार्ता की, जिसमें पूर्व मंत्री व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण कुमार बेदी ने आगामी कार्यक्रम को लेकर उसकी रूपरेखा रखी। कृष्ण कुमार बेदी ने इनेलो व कांग्रेस के नेताओं पर तंज कसते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत रत्न द सिंबल ऑफ नॉलेज, जिनको ये उपाधि दुनिया के सबसे महान विभूति के रूप में जो प्रसिद्ध हैं, आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती समारोह कल भगवान वाल्मीकि आश्रम छोटा रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद आदरणीय भाई कृष्ण कुमार जी, हमारे स्थानीय सांसद आदरणीय भाई नायब सिंह सैनी जी, हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय सुभाष जी सुधा, पूर्व विधायक प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन जी सैनी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई रवि बतान जी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और उस शोषित वंचित पीड़ित वर्ग के लोगों को पिछले 9 साल में केंद्र की सरकार में और 8.5 साल में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, मनोहर जी की सरकार ने जिन जिन समस्याओं से निजात दिलाने का काम किया, जो एक अंत्योदय के नारे पर जो हमारी सरकार चल रही है, डॉक्टर BR अंबेडकर जी के सपने को साकार करने के लिए जो हमारी सरकार काम कर रही है, उन सभी चीज़ों की जानकारी और उपलब्धियां बताने का काम करेंगे। वहीं भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर जी को हम अपनी पुष्पांजलि, अपनी श्रद्धांजलि और उनका जन्मोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से यहाँ पर हमारा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला कुरुक्षेत्र, इसके माननीय अध्यक्ष भाई सुल्तान जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष भाई महेश पारचा जी, हमारी सभा के प्रधान भाई दीपक गिल जी, महर्षि वाल्मीकि सभा के प्रधान हमारे मंडल अध्यक्ष भाई अरोड़ा जी, हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय सदस्य और हमारे दलित और पिछड़ों के नेता भाई श्यामलाल जांगड़ा जी, आदरणीय जगीर सिंह जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इस संस्था के, हमारे जिला की उपाध्यक्ष बहन अन्नू मालान जी, और उसके साथ साथ बहुत से डॉक्टर BR अंबेडकर सभा कुरुक्षेत्र, संत शिरोमणि रविदास सभा कुरुक्षेत्र, वाल्मीकि सभा, और इसी प्रकार से हमारी बाजीगर सभा, कश्यप समाज, विश्वकर्मा सभा, जांगड़ा सभा, बहुत सी सारी संस्थाओं के प्रमुख लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और डॉक्टर BR अंबेडकर जी को अपने श्रद्धा सुमन, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने का हम काम करेंगे। इस अवसर पर मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। डॉक्टर BR अंबेडकर जी का जो सपना था कि जो सबसे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका उद्धार कैसे हो, उसकी उन्नति कैसे हो, उसकी तरक्की कैसे हो, उसका उत्थान कैसे हो, उसकी शैक्षणिक, उसकी आर्थिक, उसकी सामाजिक जो स्थिति है उसका
किस प्रकार से हम उत्थान कर सके, उन सभी विषयों को लेकर पिछले 9 साल से मोदी जी की सरकार और हरियाणा प्रदेश में मनोहर जी की सरकार लगातार काम कर रही है। हमने जो हमारी सरकार आने से पहले गरीब के मकान के नवीनीकरण के लिए जो आवास योजना का तहत 25,000 रुपये केवल उनके मकान की रिपेयर के लिए पिछली सरकार देती थी, परंतु जब इस विभाग का मैं मंत्री बना तो हमने 50,000 रुपये किए और इस सरकार में हमने इसको 71,000 रुपये 80,000 रुपये करने का काम किया। अभी गरीब की बेटी की शादी में पिछली सरकारों में 31,000 मिलते थे, फिर हमने 51,000 रुपये किए और अब हम उसको 71,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। 5 साल से कोरोना काल के अंदर करोड़ों करोड़ों लोगों को, लगभग 85 करोड़ परिवारों को हम घर बैठे भोजन की व्यवस्था लोगों को तक पहुंचाने का हमारी सरकार काम किया और अब इस साल भी उस व्यवस्था को मोदी जी ने कहा कि हम जारी रखने का काम करेंगे। बिना पर्ची, बिना खर्ची गांव और गरीब का बच्चा आज बिना सिफारिश के, बिना रिश्वत के उनको रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही है और उन लोगों को एक विश्वास दिलाने का हमने काम किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो रोजगार एक बहुत बड़ा व्यापार बना दिया था पिछली सरकारों ने, उसके ऊपर बहुत बड़ा अंकुश हमारी सरकार ने लगाने का काम किया। आज गरीब से गरीब का बेटा भी आज HCS और HPS और इंजीनियर और डॉक्टर हरियाणा सरकार में लगते हैं। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हरियाणा में सबसे ज़्यादा पेंशन देने, क्योंकि 2 लाख रुपये पिछली सरकारों में 2011 से पहले ये 2 लाख रुपये की लिमिट की थी और आज मुख्यमंत्री जी उसको 3 लाख रुपये की लिमिट करके लाखों परिवारों बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन देने की नई शुरुआत की है। लोगों में बड़ा इस बात को लेकर बड़ा उत्साह है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को माध्यम से बताना चाहता हूँ कि समान प्रत्येक चीज़ का वितरण, बड़ी हैरानगी होती थी कि बंसीलाल जी की सरकार बनी तो हिसार का पानी नहरों का ख़त्म, सरसे का पानी ख़त्म, रोहतक का ख़त्म, सारा पानी जाएगा तो भिवानी जाएगा। सरसों वालों की सरकार बन गई तो फिर भिवानी का पानी ख़त्म। यदि रोहतक वालों की सरकार बनेगी फिर भिवानी, रोहतक और सरसे का पानी ख़त्म। असमान जिस प्रकार से क्षेत्रवाद का उन लोगों ने एक नंगा नाच नाचने का काम किया। इसी प्रकार से 24 घंटे बिजली देने का नारा हम वर्षों सुनते आ रहे थे। आज 24 घंटे बिजली देने वाली कोई सरकार है तो मनोहर लाल जी की सरकार है। पारदर्शिता के साथ काम करने वाली सरकार है तो हमारी सरकार है। संतों महापुरुषों के जयंती समारोह मनाकर एक नया इतिहास मनोहर लाल जी ने कायम हरियाणा प्रदेश में करने का काम किया। पहले तो गिनती के लोगों के जन्म दिवस मनाए जाते थे, वो भी जिस प्रकार की सरकार होती थी। अब सरकारी कार्यक्रम होता था, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी तो रणबीर हुड्डा जी का होता, देवीलाल जी का नहीं करते थे। देवीलाल जी के परिवार की सरकार होती थी पर देवीलाल जी का होता था, किसी और का नहीं होता था। आज संपूर्ण समाज के सभी संतों महापुरुषों को समान रूप से, चाहे सर छोटू राम की जयंती है, चाहे भगवान परशुराम जी की जयंती है, चाहे वाल्मीकि जी की है, चाहे संत शिरोमणि रविदास जी की है, संत शिरोमणि कबीर जी की है, विश्वकर्मा जी महाराज की है, मतलब प्रत्येक संत महापुरुष जिन लोगों ने देश समाज के लिए काम किया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाम पर कभी कभी चर्चा नहीं होती थी, आज हमने उनके नाम पर विश्वविद्यालय बढ़ाने का काम किया। उनकी याद में बड़े बड़े हाईवेज का नाम हमने रखने का काम किया। तो इस प्रकार से गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन संतों ने, पुरुषों ने, महापुरुषों ने लोगों को मार्गदर्शन दिया, लोगों का एक रास्ता दिखाने का काम किया, उन सभी का सम्मान हमारी सरकार कर रही है। और 23 अप्रैल को धन्ना भगत का जयंती समारोह हम धनौरी गांव है कैथल जिला के अंदर, नरवाना विधानसभा में, तो वहां पर मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। और जहां तक मेरी जानकारी में, अभी मेरे ख्याल में कन्फर्म नहीं हुआ, परंतु माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ जी भी उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा, पहली बार धन्ना भगत जी की जयंती समारोह हरियाणा में मनाई जा रही है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी सैनिक समाज भवन के अंदर ज्योतिबा फूले जी का जयंती समारोह मना कर गए हैं। तो इस प्रकार एक संतों महापुरुषों की सम्मान करना, उन लोगों का आदर सत्कार करना, ये हमारी संस्कृति ही नहीं, हमारी सोच ही नहीं, हमारा एक जिम्मेवारी और परिवार की महत्ता को समझते हुए मुख्यमंत्री जी ने एक योजना की शुरुआत करने का काम किया। मैं इसके लिए आज समस्त समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और केंद्र की सरकार का आभार प्रकट करता हूँ। प्रदेश के मुखिया ने पहली बार पूरे प्रदेश में संतों महात्माओं की जयंती मना रहे हैं, मगर विपक्ष कह रहा है कि 2024 के चुनावी वर्ष चल रहा है, राजनीति साधने की तैयारी करेगा, कितनी साधी जा रही है इसकी? देखिए, ये
सीधा सीधा कार्यक्रम आप समझ सकते हो। राजनीतिक कार्यक्रम जिस दिन करेंगे हम उनको क्या करेंगे ना, राजनीतिक कार्यक्रम भी करेंगे। अभी हम अपने संतों महापुरुषों का सम्मान समारोह कर रहे हैं। जिस दिन हमें राजनीति करनी होगी फिर उनको बता देंगे, आ जाओ कौन सा मैदान छांटेंगे, वो भी छांटे फिर हम भी छांटेंगे। राजनीति करने में कौन सा भारतीय जनता पार्टी पीछे थोड़ी है। परंतु ये सिर्फ संतों महापुरुषों का सम्मान है। उनकी नजरों में उन संतों महापुरुषों का सम्मान नहीं होना चाहिए। वो ये बयान देना भाई हम नहीं करेंगे, हम कहीं इस बात को विपक्ष आके भाई हमारी सरकार आएगी तो इन संतों महापुरुषों का सम्मान समारोह हम कैंसिल कर देंगे, कहीं ना। राजनीति उनको नजर आती है तो बोल लें। यदि वो नहीं बोल सकते तो इस प्रकार का आरोप लगाने का उनको कोई अधिकार नहीं बनता। हमारे पूजनीय है, वंदनीय है सभी संत महापुरुष, सभी ने अपने अपने जीवन काल में कालखंड में समाज को मार्गदर्शन देने का काम किया। उनको सम्मान मिलना ही चाहिए। हमारी पीढ़ियों की और हम सभी की जिम्मेवारी बनती है। कुमारी शैलजा कुरुक्षेत्र में आती हूँ, सीधा सीधा आरोप बीजेपी पे लगाती हैं कि अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो ईडी और सीबीआई के जरिए उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी जून आने वाला है ना, तो शैलजा जी को याद होना चाहिए जब उनकी सरकार था किस प्रकार से इमरजेंसी लगाई थी और सबसे ज्यादा जुल्म जाति की तो पत्रकार बंधुओं पे की थी। जब उनकी सरकार होती है वो कुछ भी करें तो जायज है। और यदि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट लोगों को पकड़े, करप्ट लोगों को पकड़े, भ्रष्टाचारियों को, काला धन इकट्ठे करने वालों को पकड़ती है तो फिर उनको ईडी और विजिलेंस नजर आती है। जिसने गलत काम किया है उसको छोड़ेंगे नहीं, किया और बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और जो ठीक है उसको छेड़ेंगे नहीं। शैलजा जी कुछ भी आरोप लगाए, शैलजा जी की जिम्मेवारी नहीं सरकार चलाना। सरकार चलाने की जिम्मेवारी जनता ने हमें दी है, हम चलाएंगे। हमने क्या करना, जब उनकी सरकार है देख लेंगे। भ्रष्टाचारियों को वो फिर चंडीगढ़ की राजगद्दी में बिठाएं या दिल्ली की राजगद्दी बिठाएं, हमने कब रोका उनको? जनता जनाधार तो दे उनको। जब जनता ने पूरे देश के अंदर कांग्रेस का बंटाधार कर दिया है, कहीं सुपड़ा साफ कर दिया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फरीदाबाद से लेकर रायबरेली तक कोई कांग्रेस का नाम लेने वाला एमएलए एमपी नहीं है। फरीदाबाद में नीरज शर्मा उनका एक कांग्रेस का एमएलए, और रायबरेली में जाके सोनिया गांधी है, और रायबरेली से लेके वायनाड तक कोई राम राम करने वाला नहीं कांग्रेस को। वो खाम बिना बात के सपने ले रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं है, ना कुछ होने वाला। ये 1-2 स्टेट बचे हुए हैं, इस चुनाव के अंदर वो भी साफ हो जाएगा। कांग्रेस का राम नाम सत हो चुका है, वो बौखला चुके हैं, और कोई उनको मुंह लगाने वाले, उनके मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनके केंद्रीय रक्षा मंत्री का बेटा वो कल परसों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। कहीं कोई स्थिति है नहीं है कांग्रेस की, और ना कोई कांग्रेस का नाम लेने वाला है। और कांग्रेस की शैलजा जी किस मुंह से कहती हैं? यदि कांग्रेस की सरकार भी बन जाए शैलजा नहीं तो फिर भी हरियाणा में एंट्री नहीं करने देनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उसको हरियाणा में एंट्री नहीं करने देगा। तो कौन सी कांग्रेस की बात कर रही है? उस कांग्रेस में उसका खाता ही नहीं, कौन सी कांग्रेस की बात कर रही है वो? उसका उस कांग्रेस में तो किरण चौधरी खाता नहीं, रणदीप सुरजेवाला खाता नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस है। अब लास्ट सवाल, अभय चौटाला ने कहा है कि बीजेपी जेजेपी को हराने के लिए इवन चौधरी भी कह रही है हम किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। करें, हमने कब रोक रखा? ना हमारी सलाह की जरूरत है उसको, जिससे करना कर ले। ये तो जनता ने देखना है, हरियाणा प्रदेश की जनता तय करेगी कि सरकार किसकी लानी है। हराने के लिए तो पता नहीं सारे 35-40% का खेल होता है, बाकी तो 70%, 60%, 62%, 58% खिलाफ ही जाने होते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज देश में, ये दुनिया में हमारे नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। मोदी जी को यूक्रेन भी कहता है हमारी मध्यस्थता कीजिए, और रसिया भी कहता है। आज पूरी दुनिया ऐसे मजबूत नेतृत्व को मानने के लिए तैयार है, और केवल नेतृत्व मजबूत नहीं है, पूरी दुनिया की जनता के लिए उन्होंने करके दिया। 108 से ज़्यादा देशों के अंदर उन्होंने वैक्सीन पहुंचाने का काम किया फ्री ऑफ कॉस्ट। आज आप लोगों को फख्र होता है जब यूक्रेन और रसिया के युद्ध के अंदर दोनों देश की सेनाएं ये कहती है जो तिरंगा लेके सड़क पे जाएगा उस गाड़ी पर हम अटैक नहीं करेंगे। ये बात तो पाकिस्तान की जनता ने बताई हमें, पाकिस्तान के नौजवान बेटियों ने बताई कि हमें भी तिरंगा झंडा लेके जब निकले तब हमारी जान बची। तो ऐसे नेतृत्व को कौन चैलेंज कर देगा? आज विकल्प नहीं है देश के पास। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की टीम मजबूती के साथ जिस स्तर पे हम काम कर रहे हैं, 100% तीसरी बार मोदी जी और तीसरी बार मनोहर जी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएंगे। जिन लोगों के पास 14-14 साल के अंदर कोई जिले का गठन नहीं हुआ, प्रदेश की टीम नहीं बनी, कोई मोर्चे प्रकोष्ठ नहीं बने, वो भी कह रहे हम सरकार बनाने जाएं। रोज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके चिल्ले चांटे शपथ लेने चले जाए चंडीगढ़। आगा मनोहर लाल फिर बैठा पावा, उनका टेंशन हो रही खाम। 13 मई को कर्नाटक में बीजेपी कल प्रदर्शन किया जाएगा किसानों के द्वारा जो 37 रुपये कट लगाया है। नहीं, वो सारी बात मुख्यमंत्री जी ने बोल दी है।
प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र भी उसके बारे में चिंतित है, हरियाणा प्रांत भी चिंतित है। कोई ऐसी प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी अलर्ट का दिया है कल जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? लोगों के बीच में जाना हमारी जिम्मेवारी बनती है, लोगों की समस्याएं जाकर उनकी सुनना हमारी जिम्मेवारी बनती है। हाँ, इसी प्रकार से चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री जब होते हैं वहाँ भी सुनते हैं, और जब गाँव देहात में जाते हैं तो वहाँ भी सुनते हैं। एक अच्छी पहल है, लोगों को बड़ा उत्साहजनक इसमें मिल रहा है। और जब जिला स्तर पे और गांव स्तर पे मुख्यमंत्री जाते हैं तो प्रशासनिक अमले में अवश्य ही चुस्ती आती है, और चुस्ती आने से लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। मई में कर्नाटक में 100% कर्नाटक में दूसरी बार फिर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और हमारी बहुत सी टीम के लोगों की ड्यूटी लगी है कर्नाटक में चुनाव में जाने की। वो टीम जा रही है और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है।